नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1919 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस समय क्या था कि जो 1858 का अधिनियम आया था, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड डार्विन थे। 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो लॉर्ड डार्विन इस समय प्रधानमंत्री थे और वहाँ की महारानी विक्टोरिया थी। तो जब 1857 की क्रांति के बाद उनका घोषणा पत्र आया, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। इसके माध्यम से कई बदलाव हुए, भारत में शासन के कई बदलाव हुए। यहाँ से तो पहली चीज़ तो कंपनी का शासन खत्म हो गया था। अब क्या हुआ कि जो निदेशक मंडल हुआ करता था, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को ख़त्म कर दिया गया और उन दोनों के स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में ही रहता था। भारत सचिव की नियुक्ति की गई। और भारत सचिव के लिए कंडीशंस ये थी, भारत सचिव के लिए, कि वह ब्रिटिश संसद, पहली चीज़ तो वह ब्रिटिश संसद का सदस्य हो और दूसरी चीज़ ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी सदस्य हो। ये उसके लिए शर्त थे। और भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद की स्थापना की गई। और इन सब का जो वेतन था वो अभी भी भारतीय राजस्व से ही दिया जा रहा था। अब भारत सचिव क्या था, अपनी जो उसकी परिषद थी, परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था, केवल ब्रिटिश संसद ही परिषद के सदस्यों को पद से हटा सकती थी। तो ये 1858 की कुछ मेन पॉइंट हैं, कुछ मेन बातें हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1858 का जो भारतीय जो अधिनियम आया था, तो इसमें से कुछ प्रावधान थे जो कि जिनका अमेंडमेंट किया गया। तो इस तरह से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। इसके माध्यम से क्या हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और पहली बार भारतीयों को भी शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। अब लॉर्ड कैनिंग ने इसी अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। विभागीय, जो अलग अलग हम लोग विभाग देखते हैं मंत्रालय, तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग ने ही विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। और यानी कि ये कहें कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने। मंत्रिमंडल या विभागीय प्रणाली की जो भी शुरुआत थी वो लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले की थी। तो अब क्या था कि आपातकाल में, इसमें से एक और था कि आपातकाल में वायसराय वो विधान परिषद का जो भी निर्णय होगा, फैसला होगा, उसको अमान्य कर सकता था और वो बिना उनकी अनुमति के, यानी बिना उनकी सहमति के, वो अध्यादेश भी जारी कर सकता था। कौन? वायसराय आपात स्थिति में विधान परिषद की सहमति के बगैर अध्यादेश भी लागू कर सकता था, वो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से। अब कुछ बातें 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की दी गई हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्टली यही पूछा जाता है, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, उसमें से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। जो निर्वाचन अब होता है, पहले निर्वाचन नहीं होते थे, किसी को भी मनोनीत कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो गई। और साथ ही साथ जो वायसराय की जो परिषद होती थी, तो परिषद में भारतीय सदस्यों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मेन बातें हैं। एक तो निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई और परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहते हैं कि जो भारत सचिव थे वो मार्ले थे और मिंटो वायसराय थे, तो इन्हीं के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब यह जो भी भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार आया था, वह हमारा अरुणडेल समिति की रिपोर्ट पे आया था। अरुणडेल समिति की रिपोर्ट पे यह फरवरी 1909 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में आया। ठीक है, इसके बाद इसकी और मेन बातें जान लेते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए यह अधिनियम फेमस है वो है पृथक मताधिकार या पृथक निर्वाचक क्षेत्र। ठीक है, यह सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यहाँ से हुई, इस तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाए गए। पृथक निर्वाचक मंडल जो बनाया गया, पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, उसके बारे में मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये मिंटो ने लिखा था मार्ले को। तो इसमें से पहली बार भारतीय सदस्य, और साथ ही साथ क्या था कि इस 1909 के अधिनियम के माध्यम से पहली बार क्या था कि भारतीय सदस्यों को भारत परिषद का सदस्य बनाया गया और साथ ही साथ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो थी उसका भी सदस्य बनाया गया 1909 के माध्यम से। तो जो भारत परिषद के जो लोग, इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी उसके जो सदस्य बने थे उसमें थे केसी गुप्ता, इन्हें बनाया गया, और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन्हें भी भारत परिषद का सदस्य बनाया गया। पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय को भारत परिषद का सदस्य बनाया गया हो। और इसके साथ ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो थी उसमें भी किसी भारतीय को पहली बार सदस्य बनाया गया और वो थे एसपी सिन्हा। ठीक है, इन्हें विधि सदस्य के रूप में उनको सदस्य बनाया गया, विधि सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा को। तो एसपी सिन्हा को पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनाया गया एज ए विधि सदस्य के रूप में, और भारत परिषद में पहली बार किसी भारतीय को सदस्य बनाया गया और वे थे केसी गुप्ता और दूसरे थे तुम्हारे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में इतना ही। अब हम लोग देखते हैं 1919 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसमें से। तो इसमें जो प्रावधान किए गए थे उनमें से मुख्य मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का इस्तेमाल किया गया। उत्तरदायी शासन जो शब्द था पहली बार 1919 के अधिनियम में इसका नाम लिया गया पहली बार। ठीक है, और जो भी भारत सचिव का खर्च था ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। पहले अब तक क्या था कि जो भारत सचिव का खर्च और उसकी परिषद का जो खर्च था वो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था, लेकिन 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। और साथ ही साथ पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत हुई। पहली बार प्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से हुई। और साथ ही साथ महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, उन्हें भी अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। पहली बार था जो कि महिलाओं को भी अपने मत का अधिकार या मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया गया। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसकी शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम जिसको कहा जाता है से की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार कर दिया गया। इसे
मुस्लिम्स के लिए तो ऑलरेडी था, सिखों के लिए और अंग्रेज़ों, एंग्लो इंडियंस के लिए, सबके लिए अलग अलग कर दिया गया। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार कर दिया गया। साथ ही साथ जिसके लिए सबसे ज़्यादा यह अधिनियम फेमस है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका और द्वैध शासन लागू हो गया राज्यों में। तो इसके माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई। अब तक एक सदन ही होता था, लेकिन केंद्र में अब द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई, जिसमें से पहली थी राज्य परिषद, जिसको हम लोग उच्च सदन कहते थे, और दूसरी थी विधानसभा, जिसको निम्न सदन कहा गया। तो इसके माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई। एक तो उच्च सदन जो था उसको राज्य परिषद बोलते थे, और निम्न सदन को हम लोग विधानसभा बोलते थे। ठीक है। साथ ही साथ प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू हो गया। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है। और जो द्वैध शासन लागू हुआ, इसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? लायोनिल कार्टिस। लायोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। तो इसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि द्वैध शासन के जन्मदाता कौन है? लायोनिल कार्टिस। और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। जो भारत सचिव होता था, तो भारत सचिव भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, उसको यह अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। थैंक्स।